Hello everyone, welcome to ITLS Academy। हमारे लेक्चर का टॉपिक है कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ ओमिक हीटिंग फॉर द पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम इसके दो पार्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी उनको भी देखिए, तभी आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हर पार्ट में एक प्रोसेस चल रही है, एक सीरीज़ चल रही है जिसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाया जा रहा है। तो अगर आपने पहले से चीज़ें नहीं समझी हैं तो शायद आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो इसको समझना, इसलिए आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए, तभी आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना आज का लेक्चर। कुछ हम लोग पॉइंट्स देख रहे थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे जो कि ज़रूरी होती हैं ओमिक हीटिंग में, जैसे कि स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक डेंसिटी है, लैटेंट हीट है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। बची हुई जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम आज डील करने वाले हैं। उन्हीं में से एक है सबसे पहली थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी या थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो चलिए देखते हैं क्या होती है थर्मल डिफ्यूजिविटी। Thermal diffusivity represents the thermal conductivity of food divided by its density and specific heat। क्या होता है, जो थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है वो रेशियो होता है थर्मल कंडक्टिविटी का और इसकी स्पेसिफिक हीट का। अब क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, क्या है स्पेसिफिक हीट, ये चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लियर होंगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की गई हैं। अभी के लिए हम थर्मल डिफ्यूजिविटी के लिए इनका यूज़ देखेंगे। जो थर्मल डिफ्यूजिविटी का फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू के अपॉन सी पी। वहाँ पे जो अल्फ़ा है थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, और इसको मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में लिखा जाता है, दैट इज़ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अगला जो के है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। ये यूनिट होती है थर्मल कंडक्टिविटी की, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। और जो सीपी है स्पेसिफिक हीट, ये भी बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। और स्पेसिफिक हीट की जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है। अगला आता है हीटिंग रेट। Heating rate was increased with increase in applied voltage। अगर हम एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करें, वोल्टेज इंक्रीजिंग वोल्टेज मीन्स इंक्रीजिंग पावर सप्लाइड टू दी ओमिक हीटिंग सिस्टम। अगर यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, हीटिंग रेट यहाँ पे होगा और यहाँ पे हम वोल्टेज ले रहे हैं, तो कुछ हमको ये इस तरीके से लीनियर ग्राफ मिलेगा। ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्राफ हमने वहाँ पे देखे हैं। तो वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया था कि ग्राफ को चेक कैसे करते हैं। तो इसमें जब लीनियर रिलेशनशिप है तो आप देखिए वोल्टेज यहाँ पे कुछ लिया तो वहाँ पे जो आपका हीटिंग रेट है वो इतना मिलेगा आपको। अगर आपने वोल्टेज को बढ़ाया, वोल्टेज इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है एक्स एक्सिस में और हीटिंग रेट बढ़ रहा है वाई एक्सिस में। अब आपने वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाया, आप यहाँ पे लिया, यहाँ पे चेक करिए हीटिंग रेट बढ़ गया, बढ़ा हुआ मिला। अगेन आपने वोल्टेज बढ़ाया, अगेन आपको हीटिंग रेट बढ़ा हुआ मिला। तो कुछ इस तरीके से ये हीटिंग रेट डिपेंड होता है वोल्टेज पे, जो वोल्टेज उस पर अप्लाई किया गया है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो हीटिंग रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि ये होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट आते हैं होल्डिंग टाइम ऑफ मिल्क इन दी ओमिक पास्चराइजर। ओमिक पास्चराइजर में होल्डिंग टाइम क्या होता है मिल्क का।
होल्डिंग टाइम ऑफ मिल्क फॉर द ओमिक पास्चराइजर इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया है होल्डिंग टाइम का। होल्डिंग टाइम को यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट किया गया है। टी इज इक्वल टू रो ए एल डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। अब क्या है ये सारी जो भी यहाँ पे क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, जो टी है होल्डिंग टाइम, रो है, रो होता है डेंसिटी, यहाँ पे यूनिट्स भी सबकी दी गई हैं। होल्डिंग टाइम को सेकंड में लिया जाता है। डेंसिटी की यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो ए है यहाँ पे वो है एरिया, एरिया को मीटर स्क्वायर में लिया जाता है, यूनिट इसकी मीटर स्क्वायर होती है। जो एल है या जो एल डी दिया गया है वो है ट्यूब लेंथ। यहाँ पे लेंथ, जिस ट्यूब में पास्चराइजेशन करवा रहे हैं आप, उस ट्यूब की लेंथ क्या है ये लिया गया है और लेंथ को मीटर में लिया जाता है। और जो डिवाइडेड बाई डब्ल्यू है, डब्ल्यू होता है मास फ्लो। मास फ्लो को किलोग्राम पर सेकंड में लिया जा रहा है। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जो डब्ल्यू है ये मास नहीं है, ये मास फ्लो है। जो फ्लो हो रहा है ये एक रेट हो जाता है, और रेट जो भी होता है, रेट का मतलब ही होता है कि उसको टाइम से डिवाइड किया जाए, वहाँ पे टाइम इंक्लूड होता है। और अगर टाइम इंक्लूड होगा तो ये बन जाता है किलोग्राम पर सेकेंड। इफेक्ट ऑफ ओमिक हीटिंग ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिल्क। जो ओमिक हीटिंग से आप पास्चराइजेशन कर रहे हैं, उस पास्चराइजेशन की प्रोसेस में क्या कुछ ऐसा भी हो रहा है जो मिल्क के कंपोजिशन को अफेक्ट कर रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है कि क्वालिटी को कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, या केमिकल कंपोजिशन में कोई भी बढ़ा रहा है कोई चीज़ें, कोई घटा रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या फ़र्क डालता है ये ओमिक हीटिंग ऑन केमिकल कंपोजिशन। तो सबसे पहले देखेंगे हम मिल्क प्रोटीन। मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उस पे क्या फ़र्क डाल रही है ये ओमिक हीटिंग। The quantity of milk deposit depends on type of raw milk। जिस प्रकार का आपने कच्चा दूध लिया है उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके की क्वांटिटी होगी, टाइप उसका कैसा होगा, एंड इंटेंसिटी क्या है हीट ट्रीटमेंट की। आपने किस लेवल पे उसको ट्रीटमेंट दिया है, लो टेम्परेचर पे दिया है, हाई टाइम तक दिया है, या हाई टेम्परेचर पे दिया है, शॉर्ट टाइम तक दिया है। It has been found that deposits increase with heat treatment intensity in any thermal treatment। जो डिपॉजिट्स होते हैं ये इंक्रीज होते हैं जैसे जैसे हीट ट्रीटमेंट का लेवल बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे थर्मल ट्रीटमेंट को, दैट इज टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ये डिपॉजिट्स इंक्रीज होते हैं। It is believed that percentage of deposit of milk solid in the residual part of solids that is deposited on the surface of heat exchanger that thus causing falling। ऐसा माना जाता है कि जो डिपॉजिट है मिल्क का इन रेजिडुअल पार्ट ऑफ सॉलिड, वो होता है जो हीट एक्सचेंजर की सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है और वो फॉलिंग को कॉज करता है। Presence of at least 2 separate interactions in heat treated milk that contribute to the formation of deposit। अभी जो हमने डिपॉजिट्स देखे, इन डिपॉजिट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो जो हीट ट्रीटेड मिल्क होता है उसमें 2 इंट्रैक्शंस होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला इंट्रैक्शन है, द फर्स्ट इज वे प्रोटीन डिनेचुरेशन। जो वे प्रोटीन्स होती हैं उनका डिनेचुरेशन होने लगता है, ब्रेकडाउन होने लगता है, और यही ब्रेकडाउन या डिनेचुरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्मूथ प्रोटीन डिपॉजिट। स्मूथ प्रोटीन डिपॉजिट का मतलब है छोटे छोटे पार्टिकल्स का डिपॉजिट होना। वे प्रोटीन डिनेचुरेशन plays an important role in the formation of deposits on exchanger surfaces during milk
and its product during manufacture. ये जो वे प्रोटीन का डिनेचुरेशन है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिपॉजिट्स। जो हीट एक्सचेंजर है उसकी सरफेस पर जो डिपॉजिट हो रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल ये वे प्रोटीन का डिनेचुरेशन ही होता है। अब दूसरा इंट्रैक्शन जो है जो कि इस डिपॉजिट को बनाता है, द सेकेंड इज अ डिक्रीज ऑफ कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट। कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट की अमाउंट में कमी आ जाती है, दैट इज डिजॉल्व्ड विद राइजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट है ये डिजॉल्व रहता है और इसमें कमी आ जाती है, दस रिजल्टिंग इन बिगर पार्टिकल्स। और फिर बड़े बड़े पार्टिकल्स का डिपॉजिट होने लगता है ऑन द सरफेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। Formation of deposits within thermal exchanger because whey proteins are much higher during exposure of milk to the thermal treatment। जो डिपॉजिट्स का फॉर्मेशन होता है थर्मल एक्सचेंजर में, ये इसलिए होता है कि क्योंकि जो वे प्रोटीन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और जब थर्मल ट्रीटमेंट हो रहा होता है मिल्क का, उस दौरान उसमें ब्रेकडाउन होता है और डिपॉजिट हो जाता है। In dairy factories, deposits are formed at different apparatus। जो डिपॉजिट्स होते हैं अलग अलग तरीके के apparatus पे फॉर्म होते हैं। पास्चराइजर डिवाइसेस जिसमें पास्चराइजेशन की प्रोसेस हो रही है, उन डिवाइसेस पे ये डिपॉजिट हो सकते हैं या फिर इवेपोरेटर्स पे डिपॉजिट हो सकते हैं। अब बात आती है ये जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं ये कर क्या रहे हैं। डिपॉजिट्स डिटेरियोरेट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट है जो आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को बहुत खराब कर देते हैं, क्वालिटी को डिटेरियोरेट कर देते हैं ये डिपॉजिट्स। ऐसा क्यों? Because milk cannot be heated to a required temperature during pasteurization। जिस टेम्परेचर तक मिल्क को हीट करना चाहिए था उस टेम्परेचर पे मिल्क का जो टेम्परेचर है वो नहीं पहुंच पाया, उसी की वजह से ये डिपॉजिट्स जो होते हैं ये मिल्क की क्वालिटी को डिटेरियोरेट करने लगते हैं। These deposits reduce heat transfer efficiency। हीट ट्रांसफ़र की जो एफिशिएंसी है ये उसको भी रिड्यूस करते हैं और इसके अलावा इंक्रीज द डाउनवर्ड प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर को भी ये काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। डिपॉजिट्स आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट अकर ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड इन पास्चराइजेशन। डिपॉजिट उस केस में ज़्यादा होते हैं जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर पे बहुत थोड़े समय के लिए पास्चराइजेशन किया जाता है, तो टाइम बहुत कम मिलता है मिल्क को अपने जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर तक पहुँचने में, और इसी वजह से वहाँ पे डिपॉजिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये किस फॉर्म में डिपॉजिट हो सकते हैं? एज प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर डिपॉजिटेड ऑन थर्मल एक्सचेंजर सरफेस। जो एक्सचेंजर है उसकी सरफेस पे ये प्रोटीन्स और मिनरल्स डिपॉजिट होने लगते हैं। अब आती है बात मिल्क फैट की। हीट ट्रीटमेंट डज नॉट हैव अ प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑन द मिल्क फैट परसेंटेज। हीट ट्रीटमेंट से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है फैट की परसेंटेज पे, लेकिन इट अफेक्ट द विटामिन सॉल्युबल इन फैट। उस फैट में जो विटामिन सॉल्युबल होते हैं उन विटामिन्स पे ये इफेक्ट करता है हीट ट्रीटमेंट। इनफैक्ट इफेक्ट ऑफ पास्चराइजेशन टेम्परेचर ऑन मिल्क फैट इज वेरी लो। जो पास्चराइजेशन का टेम्परेचर होता है उसका इफेक्ट मिल्क के जो टेम्परेचर है, पास्चराइजेशन टेम्परेचर है, उसका इफेक्ट बहुत ही कम देखा जाता है। एक यहाँ पे टेबल रखी है मैंने, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थी लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये टेबल रखी है। इसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिल्क ट्रीटेड बाय ओमिक पास्चराइजर दिया गया है। ओमिक पास्चराइजर से
जब मिल्क का ट्रीटमेंट करते हैं तो उनका केमिकल कंपोजिशन किस तरीके से वेरी करता है, जैसे कि पहले पास्चराइजेशन से पहले क्या था, उसके बाद में हाई पास्चराइजेशन पे क्या हुआ, ओमी की हीटिंग किस किस वोल्टेज पे की गई है, ये सब मैंने यहाँ पे दे दिया है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ये एक एक चीज़ बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इस बताने से ज़्यादा ये खुद से पढ़ने में ही आपको समझ में आएगा, इसलिए आप इसको खुद से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। अगला आता है मिल्क लैक्टोज। मिल्क में जो लैक्टोज प्रेजेंट है उसकी क्वालिटी पे कैसे फर्क पड़ता है। लैक्टोज परसेंटेज आफ्टर पास्चराइजेशन वाज चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। जो लैक्टोज की परसेंटेज है इस पे हीट ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखा जाता है। जो पास्चराइजेशन की प्रोसेस हो रही है उसमें टेम्परेचर बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाता है और वो बहुत हद तक अफेक्ट करता है इस मिल्क लैक्टोज को। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज है मिल्क में प्रेजेंट शुगर। It was 5.02% before pasteurization and then it was increased to 6, 6.9, 7.1 and 6% after pasteurization by using ohmic heating at 80, 110 and 220 volt and high traditional pasteurization respectively। यहाँ पे देखिए जो चीज़ यहाँ पे टेबल में है उसी को यहाँ पे एक लाइन में लिखा गया है कि पास्चराइजेशन से पहले इतनी वैल्यू थी, फिर इसको जैसे जैसे इसको बढ़ाया गया परसेंटेज वोल्टेज दिया गया है इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे, उस वोल्टेज पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका लैक्टोज का लेवल चेंज हुआ है। जैसे कि ये 6 हो गया है 80 वोल्टेज पे, 6.9 हो गया है जब वोल्टेज 110 है, 7.1% है जब वोल्टेज 220 है और 6% हो गया है जब हाई ट्रेडिशनल पास्चराइजेशन किया गया है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ ओमिक हीटिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे किस तरीके से ये ओमिक हीटिंग अफेक्ट करता है। अभी तक हमने देखा था वो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी, जैसे कि प्रोटीन चेंज होना, शुगर का चेंज होना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं एसिडिटी, पीएच। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिल्क की एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ता है। द एसिडिटी ऑफ रॉ मिल्क रेंजेस फ्रॉम 0.14 to 0.18%। ये रेंज होती है नॉर्मल मिल्क की। मिल्क एसिडिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोटीन। मिल्क में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से ही मिल्क में एसिडिटी आती है। इसके अलावा CO2 और कुछ एसिड सॉल्ट्स होते हैं, वो भी एक कॉज होते हैं जिनकी वजह से मिल्क में एसिडिटी आती है, विच आर प्रेजेंट इन रॉ मिल्क नेचुरली। और ये जो कच्चा दूध होता है उसमें ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है मिल्क का पीएच। pH is the negative logarithm of hydrogen ions in the media। क्या होता है pH? pH is inversely proportional to hydrogen ion concentration या फिर negative logarithm भी इसी को बोला जाता है कि जो pH होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के व्युत्क्रमानुपाती होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच कम होगा और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो पीएच ज़्यादा हो जाएगा। एसिड पार्टिकल्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन आते कहाँ से हैं? आते हैं ये एसिड वाले पार्ट से। जो एसिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं मिल्क में वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइड्रोजन आयन के जेनरेशन के लिए। The pH is an inverse of the acidity because the source of acidity is lactic acid। अब जो लैक्टिक एसिड है वहाँ से ही हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं और जो pH होता है वो इन्वर्स होता है। अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो pH कम होगा और वाइस वर्सा। The pH measurement refers to the concentration of hydrogen ions। जो pH का मेजरमेंट होता है ये हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से ही किया जाता है।
which are produced from ionization of these compounds in acidic milk। जो मिल्क में एसिड प्रेजेंट है उसके द्वारा जो उनका आयोनाइजेशन की जो प्रोसेस हो रही है उससे जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी मेजरमेंट करके उनकी काउंटिंग करके ही pH वैल्यू को निकाला जा सकता है। The pH of raw milk is 6.6। जो नॉर्मल मिल्क होता है उसका pH 6.6 होता है, लेकिन अलग अलग वोल्टेज पे ये वैरी कर सकता है। जैसे कि अगर 220 वोल्ट का वोल्टेज लिया तो ये pH हो जाएगा आपका 6.7 तक, 6.8 तक pH पहुंच सकता है 110 वोल्ट पे, 6.8 तक रहता है 80 वोल्ट पे भी, और 6.8 तक रहता है अगर हाई ट्रेडिशनल पास्चराइजेशन किया गया है, उसका बहुत ज़्यादा हीट दी गई है। चलिए अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ पास्चराइजेशन टेम्परेचर ऑन मिल्क बैक्टीरियोलॉजिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। The objective of heat treatment is to inhibit pathogenic microbes। जो मेन काम है हीट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो पास्चराइजेशन कर रहे हैं, वो कर क्यों रहे हैं? ताकि जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको रोका जा सके, उनकी ग्रोथ को रोका जा सके। और इसके अलावा एंड टू प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ मिल्क प्रिजर्वेशन, ताकि जो मिल्क है वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सके। दिस ट्रीटमेंट कैन अफेक्ट मिल्क प्रॉपर्टीज एंड मिल्क कंपोनेंट्स। अब ये आप ट्रीटमेंट कर तो रहे हैं बहुत ज़्यादा हीट पे, लेकिन ये मिल्क की प्रॉपर्टीज़ को, मिल्क में प्रेजेंट कंपोनेंट्स को इफेक्ट कर सकता है, जैसे कि सच एज द इफेक्ट ऑफ एन अपेरेंट सेंसरी कैरेक्टर्स। कोई सेंसरी कैरेक्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। एज पास्चराइजेशन टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट मिल्क कलर एंड टेस्ट। जो पास्चराइजेशन का टेम्परेचर होता है ये मिल्क के कलर को और टेस्ट को नहीं अफेक्ट करता है, क्योंकि ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ मेनी वोलेटाइल एंड ऑड कंटेंट, बहुत से वोलेटाइल और बहुत से ऑड कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं मिल्क में, उसकी वजह से मिल्क के कलर को और टेस्ट को ये पास्चराइजेशन अफेक्ट नहीं कर पाता है। Microbes with endospores such as Bacillus and Penibacillus can be totally eliminated by using HT-ST method। ये क्या मेथड होता है? इसमें हाई टेम्परेचर, इसको हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड बोला जाता है। इसमें टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और लगभग 15 सेकंड तक मिल्क को ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इस ट्रीटमेंट से बैसिलस और पेनीबैसिलस नाम की जो प्रजातियां हैं माइक्रोब्स की, इनको पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है मिल्क से। मिल्क प्रोटीन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। मिल्क में प्रेजेंट जो प्रोटीन होती हैं उनको 2 टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। पहली है केसीन। केसीन प्रोटीन्स रिप्रेजेंटिंग मेन पार्ट ऑफ मिल्क प्रोटीन। जो मेन प्रोटीन होती है वो केसीन प्रोटीन ही होती है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होती है, एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय पास्चराइजेशन टेम्परेचर। टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं पास्चराइजेशन की प्रोसेस के लिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती है। अगला है वे प्रोटीन्स। दूसरे टाइप की प्रोटीन वे प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। वे प्रोटीन्स चेंज देयर एट्रीब्यूट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू पास्चराइजेशन टेम्परेचर। जो वे प्रोटीन्स होती हैं ये चेंज हो जाती हैं जैसे ही इनको हाई टेम्परेचर मिलता है, ये डिनेचर होने लगती हैं, कॉजिंग 5 to 10% ऑफ डिपॉजिट। और यही जो है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डिपॉजिट्स कैसे बनते हैं, ये वे प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से या डिनेचुरेशन से ही बनते हैं। जब इनमें डिनेचुरेशन होने लगता है तो ये डिपॉजिट्स का फॉर्मेशन करने लगती हैं। This change may obstacle some processing methods and does not decrease the milk nutritional value। ये कुछ प्रोसेसिंग मेथड्स में चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये मिल्क की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता जो पास्चराइजेशन की प्रोसेस है। However, nitrogen distribution is affected in a limited way in comparison with sterilization।
जो नॉर्मल स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें नाइट्रोजन की अमाउंट पे या नाइट्रोजन के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पास्चराइजेशन के केस में एक लिमिटेड कह सकते हैं वे में इसमें जो नाइट्रोजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें फ़र्क देखा जा सकता है। Milk dissolved calcium and phosphorus are decreased on heating of milk. जब मिल्क को हीट किया जाता है तो उसमें डिजॉल्व कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा कम हो जाती है। दिस डिक्रीज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ एक्सपोजर, और ये कितना कम होगा ये डिपेंड करता है कि उसको कैसा टेम्परेचर दिया गया है और कितने समय तक दिया गया है। However, pasteurization has low effect on milk mineral content and does not affect its nutritional value. जो पास्चराइजेशन होता है इसका इफेक्ट मिल्क के मिनरल कंटेंट पे बहुत कम देखा जाता है और ये न्यूट्रिशनल वैल्यू को बहुत कम अफेक्ट करता है। पास्चराइजेशन लीड्स टू लॉस ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस। अब इसमें जो डिजॉल्व गैसेस होती हैं मिल्क में, जैसे कि CO2 है, इसका तो लॉस हो जाता है क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा गैस तो वैसे भी वॉलेटाइल होती है, बाहर निकल जाती है, इसलिए ये डिजॉल्व गैसेस का लॉस हो जाता है, which is most important factor for acidity reaction of milk resulting in a relative increase in pH and decrease in acidity. अब जब जो CO2 होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है pH के मेंटेनेंस के लिए, बढ़ाने में घटाने में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, लेकिन पास्चराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू ये लॉस हो जाती है। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स, जब एंजाइम्स का इनकम्प्लीट इनहिबिशन होता है प्रोटीन्स का फैट्स विद हाइड्रोलाइज विच कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। अगर एंजाइम्स का प्रोटीन्स का इनकम्प्लीट इनहिबिशन होता है तो ये मिल्क की क्वालिटी को भी खराब कर सकती हैं और इससे बनने वाले प्रोडक्ट को भी खराब कर सकती हैं। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क एंड प्रोडक्ट्स could last for 48 hours. ये जो पास्चराइजेशन है ये लगभग 48 घंटे तक होता है विदाउट स्पॉइलेज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक कोई भी स्पॉइलेज नहीं होता है, एंड फॉर 10 to 16 डेज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड बाय यूजिंग गुड क्वालिटी मिल्क। 10 से 16 दिन तक इसको रखा जा सकता है मिल्क को, अगर इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर कर रहे हैं। This can be done by using fast or slow pasteurization. फास्ट और स्लो पास्चराइजेशन का यूज़ किया जा सकता है इसके लिए। In a case study in Australia, the best temperature was 72 to 78 डिग्री सेंटीग्रेड for 15 to 25 सेकेंड। 72 से 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर इसको 15 से 25 सेकेंड तक आप पास्चराइज कर सकते हैं तो आप इसको 10 से 16 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। and ideal environment of pasteurization varies with its type and country. अब आइडियल कंडीशन क्या होगी पास्चराइजेशन के लिए, ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का मिल्क है और किस कंट्री में आप इस प्रोसेस को कर रहे हैं। एक कंसेप्ट आता है टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की टोटल काउंट को निकालने के लिए टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया वर 114 into 103,000 and 100 CFU per ml in raw milk. raw milk में ये कंसंट्रेशन होती है। Pasteurized milk by ohmic heating at 220, 110, 80 volt and high traditional pasteurization respectively. ये दी गई है वैल्यू किस किस वोल्टेज पे क्या क्या वैल्यू हो सकती है। These values are lower than the minimum limit of standard specification in Australia, which is between 50,000 to 1 lakh CFU per ml of total count of bacteria in pasteurized milk. ये ऑस्ट्रेलिया का एक डेटा दिया गया है जहाँ की जो है रेंज वो है 50,000 से लेकर 1 लाख CFU पर ml तक बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं पास्चराइज्ड मिल्क में। अगला आता है कंसेप्ट लिथैलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिल्क। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कितना लीथल हो सकता है, कितना हार्मफुल हो सकता है।
हाँ, एक यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ भी देख सकते हैं टोटल काउंट का। हीटिंग टाइम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे सर्वाइवल किस तरीके से हो रहा है। हीटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, सर्वाइवल बहुत कम है। हीटिंग टाइम कम है तो सर्वाइवल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इस तरीके से ये ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलिए लिथैलिटी पे वापस आते हैं। लिथैलिटी इज़ अ जनरल मेथड टू इवैल्यूएट द हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट के लिए लिथैलिटी एक जनरल मेथड है। टाइम ऑफ हीटिंग फॉर लीथल ऑफ माइक्रोब्स इज स्पेसिफाइड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कंसीडर्ड फॉर ऑल टेम्परेचर्स। जो लिथैलिटी का टाइम है वो डिपेंड करता है माइक्रोब्स पे और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उस पे, और ये हर टेम्परेचर के लिए कंसीडर किया जाता है। Also the area under curve indicates the effect of heat death per unit time। ये आप कर्व देख रहे हैं, ये जो कर्व दिखा रहा है ये दिखा रहा है हीट डेथ पर यूनिट टाइम। हीट की वजह से कितनी डेथ हो रही हैं किस किस टेम्परेचर पे। लिथैलिटी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। लिथैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज F इज इक्वल टू LT T dt T डिवाइड बाई Z इंटू dt। इस फॉर्मूले की हेल्प से लिथैलिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल। Thank you very much everyone. Thank you for watching this session.